आज अगर हम डाटा या रिकॉर्ड की बात करें तो एक एक सिटी में एक एक साल में करोड़ों खरबों रुपए के फ्रॉड्स हो रहे हैं। लोग अपनी कई मेहनत की कमाई हुई राशि को गंवा रहे हैं। कई सारे लोग तो सुसाइड तक कमिट कर रहे हैं साइबर क्राइम के कारण। आजकल एक एक्सटॉर्शन नाम का फ्रॉड काफ़ी मार्केट में ट्रेंड कर रहा है, जिसके अंदर क्या होता है, एक रैंडम गर्ल का मैसेज आपके पास आता है फेसबुक या इंस्टाग्राम पर। वो आपसे आपका व्हाट्सअप का नंबर मांगती है। जैसे ही आप अपना नंबर उसे शेयर कर देते हैं सो वो एक वीडियो कॉल आपको करती है, जिसमें वो हम कहें इंटीमेट होती है या हम कहें न्यूड कैटेगरी में होती है, और वो आपसे भी चाहती है कि आप भी उसके साथ वो एक्टिविटी करें। और जैसे ही आप वो एक्टिविटी करते हैं या नहीं करते हैं, एडिटिंग के माध्यम से वो उस फोटो या वीडियो को ऐसा एडिट कर देते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि आप उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर एक फ्रॉड होता है जूस जैकिंग जिसका नाम होता है, जिसमें ऐसा होता है कि आपको तो ऐसा लगता है कि वो फ्री चार्जिंग पॉइंट है और आप वहाँ पर अपना मोबाइल चार्ज कर रहे हैं या आप आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वहाँ पर चार्ज कर रहे हैं। लेकिन होता यह है, वहाँ पर क्रिमिनल्स या हैकर्स वहाँ पर वो ऐसे डिवाइसेस उस चार्जिंग पॉइंट में लगा देते हैं या रिवर्सिबल केबल्स का उपयोग कर लेते हैं, जिसमें आपका मोबाइल तो चार्ज होता है लेकिन आपका डाटा उस केबल के माध्यम से और एक पर्टिकुलर डिवाइस में स्टोर होता चला जाता है। और इसका फ़ायदा क्रिमिनल्स उठा लेते हैं और उस डाटा के माध्यम से हो सकता है हमारे कोई प्राइवेट फ़ोटोज़ हों, उनके माध्यम से भी हमें ब्लैकमेल किया जाता है। और हमें कहा जाता है कि 30,000, कई बार तो लोगों से 30,000 के लोन के अगेंस्ट में 5-5, 10-10 लाख रुपए भी रीपे करा लिए हैं इन क्रिमिनल्स ने। सो वो लड़की उस लड़के की बातों में आ गई और वो लड़की उस लड़के से मिलने बॉम्बे चली गई। वहाँ पर वो 2 दिन और 2 रात साथ में रहे। उन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन भी बने। अब इस दौरान जैसे ही वो लड़की अपने कॉलेज आती है सो उसकी बॉडी पे अलग अलग टाइप के मार्क्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसकी पूरी बॉडी पेन करना स्टार्ट कर देती है। सो जो डॉक्टर ने आंसर करा, आप लोग शॉक हो जाएंगे उसको सुन के। डॉक्टर ने जो बीमारी उस लड़के को, जो अलग अलग स्पॉट उसकी बॉडी पे हो रहे थे, जो पूरी बॉडी उसकी पेन कर रही थी, उस बीमारी के बारे में बताया कि मैडम जो बीमारी आपको हो रही है वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने से होती है जो व्यक्ति डेड बॉडीज़ के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है। नमस्कार, मेरा नाम रोहित जैन है। मैं बाय प्रोफेशन एक लॉयर और एक साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट और साइबर लॉ कंसल्टेंट हूँ। लाइफ में मैं 3 काम करता हूँ। पहला, पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स, जुडिशियल ऑफिसर्स को ट्रेन करना साइबर क्राइम के रिगार्डिंग, साइबर इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग। दूसरा, लोगों की और हमारी जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं उनको साइबर क्राइम सॉल्व करने में मदद करना। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम मेरी लाइफ का है, लोगों से और बच्चों से साइबर क्राइम को लेकर के, साइबर फ्रॉड्स को लेकर के बात करना, जिससे वो लोग अवेयर हो पाएँ उन क्राइम से और बच पाएँ। हम लोग जब हमारी लाइफ की स्टार्ट होता है या हम कहें हमारे दिन की जो शुरुआत होती है वो मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से होती है। जब हमारा लाइफ हम कहें हमारा दिन जब हमारा ख़त्म होता है तो वो भी एक मोबाइल और इंटरनेट के काम के माध्यम से ही ख़त्म होता है। हम कहें कि हम मोबाइल और इंटरनेट का यूज़ करते करते ही अपने दिन की शुरुआत और हमारे दिन को एंड करते हैं। लेकिन उस दौरान हम हमारे इतने डिजिटल फुटप्रिंट्स को मोबाइल पर छोड़ देते हैं या इंटरनेट पर छोड़ देते हैं, जिसका उपयोग एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, क्रिमिनल्स आदि सारे लोग करते हैं। हम जो भी सर्च करते हैं, हम जो भी मोबाइल पे देखते हैं, या हम कहें कि हम जो भी बात भी करते हैं, वो सब चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। उन डाटा को सेल किया जाता है और उन डाटा के माध्यम से एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हमें एडवर्टाइजमेंट देती हैं, जिससे आकर के हम लोग चीज़ें आजकल परचेज़ करते हैं। हमने देखा होगा अक्सर कि हमने कोई चीज़ सर्च करी गूगल पर या कोई भी प्लेटफॉर्म पर, और उसके बाद जैसे ही हमने उन चीज़ों को और सर्च करना के बारे में देखा, भले ही हम उस चीज़ को परचेज़ नहीं करना चाह रहे, उसके बाद भी वो चीज़ें हमें एडवर्टाइजमेंट के रूप में अलग अलग प्लेटफॉर्म में दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। सो इसलिए ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं और क्या चीज़ों को देख रहे हैं। आज अगर हम डाटा या रिकॉर्ड की बात करें तो एक एक सिटी में एक एक साल में करोड़ों खरबों रुपए के फ्रॉड्स हो रहे हैं। लोग अपनी कई मेहनत की कमाई हुई राशि को गंवा रहे हैं। कई सारे लोग तो सुसाइड तक कमिट कर रहे हैं साइबर क्राइम के कारण। सो ऐसे में ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम फ्रॉड से बचें और ऐसे किसी क्राइम में ना फंस जाएं जिस कारण से इवन हमारा पैसा तो लॉस हो सकता है हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे कुछ केसेस के बारे में या ऐसे कुछ क्राइम्स के बारे में जिससे हमें बचना बहुत ज़रूरी है हमारी डे टू डे लाइफ में। अगर वैसी चीज़ें हमारे साथ होती हैं तो हमें करना क्या है, या फिर ऐसी चीज़ें हमारे साथ हो ही ना, ऐसे क्राइम्स में हम फंसे ही ना, उसके लिए हमें क्या करना है। सो हम जैसे सबसे पहले बात करें कि आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। आजकल हम हमारे रियल वर्ल्ड में तो किसी से मिलने में बहुत हिचकिचाते हैं, लेकिन जब बात आती है सोशल मीडिया की या बात आती है एक रियल या रील वाली जो दुनिया की,
तो वहाँ पर हम किसी से मिलने में हिचकिचाते नहीं हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे जाने या ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे कनेक्ट हों, और इसी का फ़ायदा कई बार क्रिमिनल्स भी उठा लेते हैं। आजकल एक एक्सटॉर्शन नाम का फ्रॉड काफ़ी मार्केट में ट्रेंड कर रहा है, जिसके अंदर क्या होता है, एक रैंडम गर्ल का मैसेज आपके पास आता है फेसबुक या इंस्टाग्राम पर, वो आपसे आपका व्हाट्सअप का नंबर मांगती है। जैसे ही आप अपना नंबर उसे शेयर कर देते हैं, सो वो एक वीडियो कॉल आपको करती है, जिसमें वो हम कहें इंटीमेट होती है या हम कहें न्यूड कैटेगरी में होती है, और वो आपसे भी चाहती है कि आप भी उसके साथ वो एक्टिविटी करें। और जैसे ही आप वो एक्टिविटी करते हैं या नहीं करते हैं, एडिटिंग के माध्यम से वो उस फोटो या वीडियो को ऐसा एडिट कर देते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि आप उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जिसके कारण फिर बाद में ऐसा होता है कि वही जो लड़की होती है वो आपके, हम लोग अक्सर हमारी आदत होती है फेसबुक में हम माय फादर के नाम से फ़ोटोज़ डाल देते हैं, अंकल्स के नाम से फ़ोटोज़ डाल देते हैं, फ्रेंड्स के फ़ोटोज़ डाल देते हैं, उन्हें टैग भी कर देते हैं। सो ऐसे में क्रिमिनल्स को बहुत आसान होता है पता करना कि आपके लोग कनेक्टेड लोग कौन कौन हैं। ऐसे में वो क्या करते हैं, जैसे ही वो वीडियो उन्होंने बना ली, उसके बाद आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं। आपके फादर का नंबर डिटेल आपको भेजेंगे, आपके रिलेटिव्स का डिटेल आपको भेजेंगे कि ये आपके रिलेटिव्स हैं और हम ये वीडियो उन्हें भेजने वाले हैं। सो आपको एक डर सा लगता है कि ऐसा नहीं हो ये वीडियो उनके पास पहुंच जाए, सो मेरी कितनी बदनामी होगी, और उस डर का ही फ़ायदा जो है क्रिमिनल उठा लेता है और आपसे पैसे डिमांड करता है। और आजकल तो ऐसा भी होता है, कई बार वो क्रिमिनल पुलिस ऑफिसर बनकर एक फेक आईडी क्रिएट कर आपको कॉल भी करता है कि मैं सो एंड सो पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, सो एंड सो साइबर सेल से बोल रहा हूँ, और आपका एक वीडियो आया है और आप ये वीडियो जल्द से जल्द हटाएं, अदरवाइज आपके अगेंस्ट केस बन जाएगा, हम आपके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू कर देंगे, आपको अरेस्ट भी करना पड़ेगा। तो इस डर के कारण मैंने देखा है कई लोगों ने लाखों रुपए, 15 लाख 20 लाख, और ऐसा नहीं कि ऐसे लोग जो अनजान हैं, कई पढ़े लिखे और हाईली एजुकेटेड लोगों ने अपना पैसा गंवाया है। तो ऐसे फ्रॉड जो हैं बहुत बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब हम रियल वर्ल्ड में लोगों से समझ के, उन्हें जान के, उन्हें पहचान के उनसे संबंध बनाते हैं या उनसे कांटेक्ट करते हैं, आगे अपनी लाइफ में उन्हें कंटिन्यू करते हैं। इसलिए इसी प्रकार जब सोशल मीडिया पे भी किसी से कनेक्ट हो, सो हमेशा ध्यान रखें कि उस व्यक्ति का क्या नेचर है या क्या वो व्यक्ति हमसे क्यों जुड़ना चाह रहा है, मोटिव सबसे पहले जान ले, ताकि हम ऐसे फ्रॉड से बच सकें। सेकेंड क्राइम जो हॉट ट्रेंडिंग में चल रहा है वो है इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन के माध्यम से होने वाला फ्रॉड। आजकल हम देख रहे हैं कोविड के बाद से या कोविड के लॉकडाउन के बाद से काफ़ी सारे लोगों ने इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लेना स्टार्ट कर दिया था। ऐसी एप्लीकेशन मात्र आपके आधार कार्ड या ऐसी कोई आपकी लीगल आइडेंटिटी के माध्यम से ही आपको लोन दे देती है। उसमें कोई ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बारे में वो आपसे नहीं मांगते, जिसके कारण बहुत ईजी हो जाता है कोई लोन लेना। सो इसका फ़ायदा क्रिमिनल्स ने ऐसे उठाया कि क्रिमिनल्स ने क्या करा, आप एक ऐसी कई सारी एप्लीकेशंस बनाई और एप्लीकेशंस को बना करके आपको 30,000, 50,000, 15,000 के इंस्टेंट लोन देना स्टार्ट करे ओनली ऑन द गवर्नमेंट आईडीज़। जब आपने वो लोन आपने उनको अप्लाई करा, तो वो उसके साथ साथ क्या करते हैं, आपके मोबाइल से आपके काफ़ी सारे मोबाइल्स के एक्सेस ले लेते हैं, जैसे कि आपके कैमरे का एक्सेस, आपके गैलरी का एक्सेस, आपके कैलेंडर का एक्सेस, आपके कॉन्टैक्ट का एक्सेस, आपके कैमरे का एक्सेस, आपके लोकेशन का एक्सेस, और हम कहें ओवरऑल हम कहें कि वो आपकी विद द परमिशन आपका पूरा मोबाइल अपने हैंडओवर ले लेते हैं। ऐसे में नुकसान ये होता है कि वो आपसे पहले तो इंटरेस्ट नहीं मांगते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो आपसे बहुत ज़्यादा हैवी इंटरेस्ट मांगने लग जाते हैं, और अगर आप वो इंटरेस्ट उन्हें नहीं पे करते हैं या कोई अपनी EMI पे करने में मिस हो जाते हैं, सो वहाँ पर ये क्रिमिनल्स क्या करते हैं, आपके जो कॉन्टैक्ट के लोग हैं उन्हें कॉल करते हैं और उन्हें कॉल करके बोलते हैं कि आपने सो एंड सो, जैसे हमारी आदत होती है कि हम अपने मोबाइल में अपने फादर का नंबर पापा के नाम से सेव करते हैं, अपने किसी दोस्त का नंबर दोस्त के नाम से भी सेव करते हैं, या अपने कंपनी के जो हमारे कलीग्स होते हैं उनका नंबर अपनी कंपनी के नाम से सेव करते हैं। सो ऐसे में क्रिमिनल्स को बहुत ईजी हो जाता है लोगों को हम कहें कि टारगेट करना कि किन्हें उन्हें कॉल करना है। तो हमारे जो कॉन्टैक्ट के लोग हैं उन्हें वो कॉल करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमने लोन लिया और हम रीपे नहीं कर रहे हैं, और हमारे बारे में गलत लोगों को खबर भी देते हैं, जिस कारण से हमारी बहुत बदनामी होती है। और ऐसे ही कई बार हमारी एक बहुत गलत आदत होती है जिसे सुधारना बहुत आवश्यक है कि हम हमारे प्राइवेट फ़ोटोज़ और हमारे कई सारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को मोबाइल्स में सेव रखते हैं, जिसमें जैसे कि हमने आधार कार्ड की फ़ोटोज़ रख रखी है, कई लोग तो अपने आईडी और पासवर्ड को भी मोबाइल में सेव रखते हैं, जिस कारण से अगर आपका मोबाइल कहीं हैक होता है, आपका डाटा ब्रीच होता है, तो इसी चीज़ों को निकालना बहुत ईजी हो जाता है और इसका फ़ायदा क्रिमिनल्स उठा लेते हैं। और उस डाटा के माध्यम से हो सकता है हमारे कोई प्राइवेट फ़ोटोज़ हों,
उनके माध्यम से भी हमें ब्लैकमेल किया जाता है और हमें कहा जाता है कि 30,000, कई बार तो लोगों से 30,000 के लोन के अगेंस्ट में 5-5, 10-10 लाख रुपए भी रीपे करा लिए हैं इन क्रिमिनल्स ने। तो ऐसे में बहुत ध्यान रखना आवश्यक है कि हम अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं सो किसी को भी ऐसा एक्सेस ना दें। अदरवाइज हमने इंदौर का ये केस, हमारा एक ट्रेंड में केस था जिसमें एक फैमिली ने मात्र 30,000 का लोन लिया था। उस फैमिली को इतना हराश किया गया, इतना परेशान किया गया कि आखिरी में उस जो व्यक्ति है जिसने लोन लिया था, उस व्यक्ति ने अपनी पूरी फैमिली के साथ सुसाइड कमिट कर लिया। और आप देखेंगे तो कई लोगों ने अपने फ़ोटोज़ का मिसयूज़ होने के कारण या अपनी बदनामी होने के कारण सुसाइड कमिट किया है। सो ऐसे में बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप कौन सी चीज़ों का एक्सेस किस व्यक्ति को दे रहे हैं। अगर हम और फ्रॉड्स के बारे में बात करें सो अभी लेटेस्ट में ट्रेंडिंग है वर्क फ्रॉम होम। हम कई लोग जो हैं चाहते हैं कि घर में ही बैठकर हम ऐसा कुछ काम करें जिससे हमें अर्निंग हो जाए। क्रिमिनल्स ने इसका भी एक बहुत बड़ा, हम कहें, टारगेट करना स्टार्ट कर दिया या फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर दिया है। उसमें वो ऐसा करते हैं कि कई लोग हमें ऑनलाइन कई सारी वेबसाइट अवेलेबल हैं जहाँ पर आप डाटा दे सकते हैं कि आप ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम का क्या आपकी एबिलिटी है, क्या आप काम कर सकते हैं। सो ये क्रिमिनल्स क्या करते हैं, वहाँ से आपका डाटा कलेक्ट करते हैं। वहाँ से डाटा कलेक्ट करने के बाद आपको टारगेट किया जाता है कि हम आपको इतना छोटा, एक कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं देंगे आपको, छोटे छोटे से टास्क कि आपको ये करना है, हम इसके अगेंस्ट में आपको पेमेंट करेंगे। और ऐसा कर कर वो आपको अपने जाल में फंसा लेते हैं और आपको पेमेंट ना करते हुए वो रजिस्ट्रेशन के नाम पे, इंश्योरेंस के नाम पे, जॉब सिक्योरिटी के नाम पे, अलग अलग फॉर्मेलिटीज़ के नाम पे लोगों से 4-4, 5-5 और 10-10 लाख रुपए भी ले चुके हैं। सो ऐसे फ्रॉड्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं जिसमें आम जनता को टारगेट किया जा रहा है और ऐसे लोग अपने लाइफ की पूरी कमाई, या हम कहें कि बहुत हमारी हार्ड मनी, हमने जो बहुत मेहनत से अर्न करी है, उस पूरी मनी को भी लॉस हो जाता है। ऐसे फ्रॉड्स रेगुलर बढ़ रहे हैं। और एक फ्रॉड अभी और मार्केट में ट्रेंड आया है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है, हम देखें कि डिजिटल मीटर्स आजकल सब जगह लग गए हैं। ऐसे में क्रिमिनल्स ने क्या करा है, वो रैंडम एक लोगों का डाटा इकट्ठा करते हैं, उनको एक मैसेज भेजते हैं कि अगर आपने शाम तक इस लिंक के माध्यम से अपना KYC नहीं करा या फिर अपना बिल पे नहीं करा तो आपकी लाइट कट हो जाएगी। अब लोग इतना ध्यान भी नहीं देते हैं कि वो मैसेज आया कहाँ से है, क्या वो आपको जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसकी ऑफिशियल नंबर से आया है, या वो नंबर या वो मैसेज जो है हमें कोई ओरिजिनल डिपार्टमेंट से आया है, वो एक क्रिमिनल भेजता है। और जैसे ही आप उस नंबर पर क्लिक करते हैं, अपनी डिटेल्स पुट करते हैं, सो आपका जो पैसा है, आपका बैंक अकाउंट पूरा खाली हो जाता है। सो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के नाम पर भी फ्रॉड्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि क्राइम कैसे होता है और उससे बचा कैसे जाता है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर ऐसा कोई क्राइम आपके साथ हो जाए या ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए तो हमें करना क्या है, उसे रिपोर्ट कैसे करना है। सो हम कहें कि अगर साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए 2 माध्यम है हमारे पास, एक ऑनलाइन माध्यम और एक ऑफलाइन माध्यम। ऑफलाइन माध्यम से अगर हम बात करें सो हमें हर डिस्ट्रिक्ट में साइबर सेल अवेलेबल है। उन साइबर सेल पे जाकर कोई भी अगर आपके साथ क्रिमिनल एक्ट हुआ है, कोई भी साइबर क्राइम हुआ है, सो आप उस साइबर क्राइम को आप वहाँ पर रिपोर्ट करा सकते हैं। दूसरा, अगर वहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट में साइबर सेल अवेलेबल नहीं है सो आप लोग क्राइम ब्रांच जा सकते हैं, या पर आप लोकल जो पुलिस स्टेशन है जो आपके जुरिडिक्शन का लगता है वहाँ पर भी जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हम ऑनलाइन माध्यम से। अगर हम देखें कि ऑनलाइन माध्यम से भी अब हम साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास है, अगर कोई भी आपके साथ बैंकिंग फ्रॉड होता है या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का फ्रॉड होता है सो वहाँ पर आप जाकर 1930 एक हमारा कस्टमर केयर नंबर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस पर जाकर आप इमीडिएट कंप्लेन करें। और एक RBI की बहुत अच्छी गाइडलाइन है जिसके अनुसार अगर आप चाहें और अगर आपके पास कोई OTP रिसीव ही नहीं हुआ है, आपने कोई पिन शेयर ही नहीं करा है और उसके बाद भी आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं और कोई ट्रांजैक्शन हुआ है जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, तो ऐसे में अगर उस 72 आवर्स के बीच आप बैंक को जाके रिपोर्ट करते हैं उस ट्रांजैक्शन के बारे में, सो यहाँ बैंक की लायबिलिटी बन जाती है कि वो सारा पैसा आपको रिटर्न करे। और अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन, कोई OTP शेयर भी कर दिया है या कोई पिन दे भी दिया है, कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन आपके साथ हो भी गया है, ऐसी कंडीशन में भी आप सबसे पहले जाके बैंक को रिपोर्ट करें, 1930 पे कंप्लेन करें, जिस कारण से वो ट्रांजैक्शन को रोका जा सके और आपका पैसा बचाया जा सके। इसी के साथ www.cybercrime.gov.in एक वेबसाइट है जिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं, जिसके बाद जो लोकल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होगी वो आपके साथ कांटेक्ट में आएंगी और आपके उस इंसिडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगी। सो आप ऑनलाइन माध्यम से रिपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ पर एक और चीज़ हमें बहुत अच्छी अवेलेबल है कि अगर कोई बच्चा या महिला रिपोर्ट करना चाहे तो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर भी ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बच्चे या महिलाएं जो हैं वो
इस बात से डरते हैं कि अगर हमने रिपोर्ट कर दी तो कहीं हमारा नाम रिवील ना हो जाए, हमारे बारे में पता ना चल जाए। सो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सुविधा हमें दे रखी है कि हम वहाँ पर अपनी आइडेंटिटी छुपा कर भी, अपनी आइडेंटिटी बिना बताए भी रिपोर्ट कर सकते हैं। सो ऐसे रिपोर्ट करना आवश्यक है। साइबर क्राइम में सबसे ज़रूरी है कि आप सबसे पहले रिपोर्ट करें, ताकि आपका पैसा रोका जा सके या आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है उसको जल्द से जल्द उसको रोका जा सके, ताकि आपको कोई लॉस ना हो। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए। एक फ्रॉड बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो है शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड। हमने कई सारी वेब सीरीज़ देखी हैं जिसमें पता चला है कि लोगों ने कुछ ही अमाउंट इन्वेस्ट करा है और करोड़पति बन गए हैं। और या तो हमने कई सारे लोगों के वीडियोस देखे हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि मैंने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करा और मुझे बहुत सारा पैसा मिल गया है। सो इसका भी क्रिमिनल्स ने बहुत बड़ा फ़ायदा उठा लिया है और उन्होंने लोगों को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। वो लोग क्या करते हैं, कई सारी एप्लीकेशंस के माध्यम से या वेबसाइट्स के माध्यम से लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप लोग हमारे जो प्लान्स हैं उनमें इन्वेस्ट करें। अब लोगों को वो झांसा देने के लिए पॉन्जी स्कीम भी कहा जाता है इन्हें। उसमें वो लोगों को झांसा देने के लिए पहले तो उनसे कहते हैं आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट करिए। जैसे व्यक्ति 5,000 इन्वेस्ट कर देता है, सो उस वेबसाइट पर उसके 5,000 अमाउंट दिखा दिया जाता है या उस एप्लीकेशन पर 5,000 अमाउंट दिखा दिया जाता है और विद इन 7 डेज़ वो 5,000 का अमाउंट 10,000 हो जाता है। सो जैसे ही व्यक्ति वो रिटर्न मांगता है तो उसे कई बार रिटर्न कर भी दिया जाता है हाथों हाथ 10,000 का अमाउंट, जिससे उस व्यक्ति को विश्वास हो जाए सामने वाले के ऊपर। फिर क्या करते हैं वो लोग, धीरे धीरे उनको अपने झांसे में फंसाना चालू करते हैं कि सर आप 20,000 इन्वेस्ट करिए। व्यक्ति विश्वास में आके 20,000 भी इन्वेस्ट कर देता है। ऐसे कर करके पहले तो वो छोटे छोटे अमाउंट में तो लेते जाते हैं और रिटर्न भी करते जाते हैं। फिर उन्हें बताते हैं कि सर एक बहुत बढ़िया स्कीम आई है जिसमें आप 5 लाख इन्वेस्ट करेंगे और आपको विद इन 1 मंथ 8 लाख रुपीज़ मिल जाएंगे या 7 लाख रुपीज़ मिल जाएंगे। तो ऐसे में लोगों को झांसा दे देते हैं और लोगों से एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर लेते हैं। और जैसे ही फिर व्यक्ति इन्वेस्ट करता है और अपना अमाउंट उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे या उस अकाउंट में पे करता है, सो उसके बाद उसका अमाउंट जो है वो धीरे धीरे उस वेबसाइट या उस एप्लीकेशन पे देखते हैं कम होता चला जाता है। व्यक्ति उनसे कहता है कि सर हमारा तो अकाउंट कम हो रहा है, तो वो उससे और पैसा मांग लेते हैं कि सर आप एक काम करिए, इस प्लान को चेंज करके इस प्लान में आ जाइए, इस स्कीम में आ जाइए, सो आपको और पैसा मिल जाएगा। सो ऐसा करके जितनी लिमिट व्यक्ति की होती है, जितना वो ले पाते हैं, ऐसा करके पैसा ले लिया जाता है और बाद में अपने अकाउंट्स, कई बार वेबसाइट भी बंद कर देते हैं, अपनी एप्लीकेशन भी बंद कर देते हैं और लोगों के साथ लाखों करोड़ों की चीटिंग हो जाती है। कई सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें लोगों ने अपने लाखों करोड़ों की कमाई इन फर्जी स्कीम्स में और इन फेक शेयर ट्रेडिंग एप्लीकेशंस में बर्बाद कर दी है। सो यहाँ पर बहुत ध्यान रखना आवश्यक है कि अगर आप कभी भी शेयर ट्रेडिंग भी करें सो हमेशा ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से करें। और हमेशा कहा जाता है कि शेयर ट्रेडिंग जो होता है वो रिस्की होता है, तो उस रिस्क का भी ध्यान हमेशा रखें। 2020 में एक मैंडेट और आया था जिसमें आरबीआई ने सभी बैंक्स को कहा था कि आप लोग एटीएम की सिक्योरिटी या हमारे डिजिटल ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी बढ़ाएं। तो उसको लेकर के उस मैंडेट के अनुसार कई सारे एप्लीकेशन जो बैंकिंग की ऑफिशियल एप्लीकेशन हैं, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है आपके एटीएम कार्ड को ऑन और ऑफ करने का, जिसमें कि हम देखें कि हमारा एटीएम कार्ड या डेबिट या क्रेडिट कार्ड जो होता है हमारा, उसके अंदर हम 4 माध्यमों से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एक ऑनलाइन माध्यम से, एक एटीएम से कैश विड्रॉ, और हम कहें यूपीआई के ट्रांजैक्शंस, या फिर हम कहें वाईफाई के माध्यम से आजकल जो होता है टैप करके पेमेंट करने का। सो ऐसे 4 माध्यमों से एटीएम या क्रेडिट कार्ड के एटीएम या डेबिट कार्ड हमारा है या जो हमारा क्रेडिट कार्ड है उससे ट्रांजैक्शन होते हैं। सो ऐसे में क्या होता है, आपको बहुत अच्छा ऑप्शन आपकी बैंक की वेबसाइट या एप्लीकेशन में ही मिल जाता है, जिसमें आप अपने उस ट्रांजैक्शंस को, जैसे ही आप उसमें जाएंगे और आप कार्ड सेटिंग्स या अलग अलग नाम उसके होते हैं, सेटिंग्स या कार्ड सेटिंग्स, ऐसी सारी सेटिंग्स के नाम होते हैं, वहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे सो आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप एटीएम को ब्लॉक करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को ब्लॉक ऑन ऑफ करना चाहते हैं, आप यूपीआई को ऑन ऑफ करना चाहते हैं, या आप वाईफाई के जो ट्रांजैक्शंस हैं, टैप के ट्रांजैक्शंस हैं, उसको ऑन ऑफ करना चाहते हैं। सो और उसमें नेशनल और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के बारे में अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। सो अगर जैसे कई इंटरनेशनल वेबसाइट है जहाँ पर बिना पिन या बिना ओटीपी के भी ट्रांजैक्शंस की सुविधा होती है, सो वहाँ पर आपका ओटीपी नहीं लगता और ट्रांजैक्शन हो जाता है, तो क्रिमिनल्स कई बार उसका भी फ़ायदा उठाते हैं। सो आप लोग क्या करें, सेटिंग्स में जाकर वहाँ पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को, अगर आप विदेश आपका जाने का कोई प्लान नहीं है सो आप उन्हें ऑफ कर लें, और वो इतनी फास्ट सर्विस होती है कि अगर आप 1 मिनट पहले ऑन करेंगे सो वो सुविधा ऑन भी हो जाएगी। तो इसी प्रकार अगर आप एटीएम का यूज़ कम कर रहे हैं या आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कम कर रहे हैं, तो ऐसे में आप ऑन ऑफ की सुविधा का उपयोग करें ताकि आपके पैसे बच जाएँ, क्योंकि कई बार हो सकता है आपका एटीएम हो सकता है मिसप्लेस हो जाए, आप कहीं भूल जाएँ, सो ऐसे में उसके साथ चीटिंग होना लाजमी हो जाता है। सो बहुत ईजी हो जाता है। तो वहाँ पर ध्यान रखें कि ऐसे ट्रांजैक्शंस में आप लिमिट भी तय कर सकते हैं कि आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की लिमिट 5,000 हो। ऐसी भी सुविधाएं बैंक के जो वेबसाइट है या बैंक की जो एप्लीकेशन है वहाँ पर मिलती है, जिस कारण से आपका कोई बहुत बड़ा लॉस आपके अकाउंट में भले ही 10 लाख रुपए हो या 5 लाख रुपए हो,
लेकिन अगर आपने लिमिट तय कर रखी है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की, तो ऐसे में आपका पैसा बच जाता है, वो पैसा आपका बाहर निकलने से या खाते से बाहर होने से बच जाता है। सो वो बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखें। इस डिजिटल दुनिया में या इस इंटरनेट के युग में ये बहुत ध्यान रखना आवश्यक है कि अगर कोई चीज़ आपको फ्री मिल रही है, सो वो चीज़ आपको फ्री नहीं मिल रही है, इवन आप ही प्रोडक्ट हो, आपको ही यूज़ किया जा रहा है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम देखते हैं कि हमें फ्री वाईफाई मिल रहा है, या हम कहें कि हमें एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पे फ्री चार्जिंग पॉइंट मिल रहे हैं, सो उनका यूज़ करना काफ़ी रिस्की हो जाता है। फ्री वाईफाई के माध्यम से बहुत ध्यान रखें कि आप कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ना करें, क्योंकि हो सकता है फ्री वाईफाई का माध्यम से क्रिमिनल या हैकर जो है वो आपका डाटा चुरा लें। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं कि एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशंस पर हमें फ्री चार्जिंग पॉइंट मिलते हैं, जिस पे हम हमारे मोबाइल या हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चार्ज कर लेते हैं, सो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होता है। वहाँ पर एक फ्रॉड होता है, जूस जैकिंग जिसका नाम होता है, जिसमें ऐसा होता है कि आपको तो ऐसा लगता है कि वो फ्री चार्जिंग पॉइंट है और आप वहाँ पर अपना मोबाइल चार्ज कर रहे हैं या आप आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वहाँ पर चार्ज कर रहे हैं, लेकिन होता यह है वहाँ पर क्रिमिनल्स या हैकर्स वहाँ पर वो ऐसे डिवाइसेस उस चार्जिंग पॉइंट में लगा देते हैं या रिवर्सिबल केबल्स का उपयोग कर लेते हैं, जिसमें आपका मोबाइल तो चार्ज होता है लेकिन आपका डाटा उस केबल के माध्यम से और एक पर्टिकुलर डिवाइस में स्टोर होता चला जाता है। फिर उस डाटा का दुरुपयोग क्रिमिनल्स अपने एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में करते हैं। सो इसीलिए ये बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम अपने जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पर हमारे पास जो बैकअप चार्जर्स हैं या पावर बैंक हैं उनको चार्ज कर लें, और उसके बाद सेफ माध्यम से अपने पावर बैकअप या हमारे जो बैकअप चार्जर हैं उनके माध्यम से अपने डिवाइसेस को चार्ज करें, ताकि आपका डाटा लॉस होने से बच जाए। इस डिजिटल दुनिया में या कहें हम इंटरनेट की दुनिया में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता हमारे बच्चों के लिए है, क्योंकि आज 70% बच्चे हमारे सोशल मीडिया पर उनके अकाउंट्स हैं। हमारे जो टीनेजर्स बच्चे हैं वो कई सारे ऐसे गेम्स खेल रहे हैं जो उनके एज के हिसाब से कहें या उनकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। गेम्स खेलना गलत बात नहीं है, लेकिन उन गेम का एडिक्शन होना बहुत गलत बात है। उस एडिक्शन के कारण कई सारी बीमारियां भी होती हैं। कई सारी रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है कि कई सारी बीमारियों के होने के कारण जो होता है वो एक एडिक्शन होता है, किसी गेम का एडिक्शन होता है। डिस्ट्रक्टिव गेम होते हैं, बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं जिसमें मारने का, मर्डर करने का, किल करने के बारे में एक्टिविटीज़ होती हैं, जिस कारण से जो हमारे बच्चे हैं उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। अब एक और चीज़ सामने निकल के आ रही है, आजकल जो गेम्स हैं, हम लोग जो हमारी एज में गेम्स खेला करते थे वो गेम्स अलग होते थे। आजकल जो बच्चे गेम्स खेल रहे हैं या आजकल की एज के जो टीनेजर्स जो हैं वो जो गेम खेल रहे हैं वो ऑनलाइन गेम्स हैं। उन ऑनलाइन गेम्स में उन्हें कहा जाता है, और ऑनलाइन गेम्स वो खेलते हैं हमारे पेरेंट्स के मोबाइल से, अपने मदर फादर के मोबाइल फ़ोन से, और वो मदर फादर के मोबाइल फ़ोन्स यूपीआई के माध्यम से, बैंकिंग एप्लीकेशंस के माध्यम से, अदर एप्लीकेशंस के माध्यम से इंटरनेट और हमारे बैंक से कनेक्टेड होते हैं। ऐसे में नुकसान वहाँ हो जाता है क्योंकि आजकल इन गेम्स में एक चीज़ होने लग गई है कि जब आप इन गेम्स को खेलते हैं सो कई सारे, जैसे क्या होता है कि आप किसी स्टेज को अगर आपको पार करना है तो आपको एक स्पेसिफिक गन चाहिए। अब वो स्पेसिफिक गन जो है वो कुछ पेमेंट करने के या कुछ कॉइन्स के बाद मिलेगी। वो कॉइन्स आपको कुछ पेमेंट करने के बाद मिलेंगे। अब वो कॉइन जो गन है वो तो है $3 की, अगर हम ऐसे देखें तो मुश्किल से 230-240 रुपए के लगभग। लेकिन जब बच्चा कनेक्टेड कर देता है आपके उस गेम को आपके यूपीआई अकाउंट से, आपके किसी भी पेटीएम या अदर अकाउंट से, सो वहाँ पर वो पैसा आपके अकाउंट से रेगुलर कटना स्टार्ट हो जाता है। अब आपको पता ही नहीं होता है कि वो पैसा मेरे अकाउंट से कटता जा रहा है, और जब एंड में बहुत बड़ा अमाउंट कुछ कट जाता है तो हमें पता चलता है कि वो पैसा उस बच्चे ने गेम्स खेलते दौरान किसी अकाउंट से लिंक कर दिया था और पैसा कटता चला जा रहा है। ऐसे में कई बार तो ऐसा देखा गया है कि कई बार बच्चे आईपीएल के, जो हम कहें कि जो आईपीएल की गैम्बलिंग होती है या सट्टे होते हैं, उसमें भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। कई बार क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि ये गलत है या सही है, लेकिन लैक ऑफ एजुकेशन के कारण, लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपना करियर जो है उसमें तबाह कर देते हैं और बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। और आजकल हम देखें कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर कोई प्राइवेट कंपनी में भी जॉब के लिए आपका बैकग्राउंड हमेशा चेक किया जाता है, और ऐसे में कोई क्राइम अगर आपने करा है, कोई यंग एज में कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में आप रहे हो, तो ऐसे में आपके लिए जॉब पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी एक चीज़ बहुत ट्रेंडिंग चल रही है बच्चों में, रिवेंज पॉर्न। इसमें ऐसा होता है कि जब बच्चा किसी व्यक्ति से बात करता है या किसी लड़की से बात करता है या लड़के से बात करता है और ऐसे में वो उसे प्रॉपर अटेंशन नहीं देती या अटेंशन नहीं देता है, सो ऐसे में बदला लेने के कारण वो बच्चे उस व्यक्ति का फेक अकाउंट क्रिएट कर देते हैं और उसे बदनाम करने के इरादे से कि हम वो फेक अकाउंट क्रिएट कर दिया जाता है, फिर लोगों से, उससे कनेक्टेड लोगों से बात करने लग जाते हैं और वल्गर बात करते हैं जिससे उसकी बदनामी हो।
अब उस बच्चे को ये नहीं पता कि अगर हम देखें भारत के कानून के अनुसार, IT एक्ट के अनुसार ऐसा करना बहुत गंभीर अपराध है और इसमें 3 साल तक की सज़ा के प्रावधान है। तो बच्चा वो नहीं समझता और फेक ID बनाना हमें पता है कितना ईजी है इंटरनेट पे, और बच्चा उसमें फंस जाता है। कई बार वो अपने मदर फादर के बैंक अकाउंट्स या डेबिट कार्ड्स को इलीगल यूज़ कर लेता है, इलीगल एक्टिविटीज़ में यूज़ कर लेता है, जिसका खामियाजा उनके मदर फादर को भी उठाना पड़ जाता है। तो ऐसे में बच्चों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक हो जाता है कि क्योंकि अगर हमारा फ्यूचर हमें संवारना है तो हमारे बच्चों का जो प्रेजेंट है वो हमें संवारना होगा। सो ये बहुत ज़रूरी होता है। कुछ फ्रॉड और जो मार्केट में है, जैसे OLX को लेकर जो फ्रॉड हो रहे हैं। अब OLX को लेकर के फ्रॉड ऐसे होता है कि जब आपको कोई भी, हम कहें या OLX कहें या ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं जो C2C काम करती हैं, जिसमें रीसेल कर सकते हैं आप आपके ओल्ड प्रोडक्ट को किसी व्यक्ति को। सो उसमें क्या करता है, जैसे ही आपने अपना कोई प्रोडक्ट सेल के लिए डाला, कैमरा डाला, आपने मोबाइल फ़ोन डाला, सोफ़ा डाला, एनीथिंग आपने वहाँ से रीसेल के लिए डाला, सो आपको एक रैंडम कॉल आता है और वो अपने आप को कई बार आर्मी ऑफिसर बताता है और ऐसा कहता है कि मैं आर्मी से बोल रहा हूँ और मुझे आपका प्रोडक्ट बहुत पसंद है और मैं ये प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहता हूँ। और ऐसा कर कर वो आपको कहता है क्यों ना मैं आपको इसका पेमेंट ऑनलाइन कर दूँ, और ऑनलाइन पेमेंट करने के कहने का कहकर वो आपसे कहता है कि हमारे आर्मी में कुछ रूल्स हैं और उसके अकॉर्डिंग हम आपको डायरेक्ट पे नहीं कर सकते, आपको QR कोड स्कैन करना होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग ध्यान रखें कि कभी भी किसी पेमेंट को रिसीव करने के लिए आपको कोई कोड स्कैन नहीं करना है, कभी भी किसी पेमेंट को रिसीव करने के लिए आपको कोई OTP नहीं देना है। लेकिन लोग क्रिमिनल्स के झांसे में आ जाते हैं और वो जो कहते हैं कि हम आपको एक कोड स्कैन करना होगा तो आपको पेमेंट आ जाएगा, या आपको OTP देना होगा आपको पेमेंट आ जाएगा, और लोग उनके झांसे में आकर और अपनी चीज़ के अच्छे वैल्यू मिलने के झांसे में आकर लोगों को कोड स्कैन कर देते हैं और उसके साथ OTP भी शेयर कर देते हैं, जिस कारण से उनका पूरा खाता खाली हो जाता है। सो ऐसे फ्रॉड बहुत बढ़ रहे हैं। गूगल कस्टमर केयर को लेकर फ्रॉड बहुत बढ़ रहे हैं। हम जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है, वो कोई एक वेरीफाइड जगह नहीं है जहाँ पे आपको सभी चीज़ें वेरीफाइड होकर मिलेंगी। सो लोग क्या करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आई आपने गूगल पे सर्च कर लिया, क्रिमिनल्स उसका फ़ायदा उठा लेते हैं और क्या करते हैं कि जैसे आपको कभी पेटीएम में कोई ट्रांजेक्शन में इशू हुआ या आपने किसी वेबसाइट में कोई ट्रांजेक्शन में इशू हुआ, सो आपने इमीडिएट सर्च करा पेटीएम कस्टमर केयर नंबर या और कोई वेबसाइट का कस्टमर केयर नंबर, सो वहाँ पर क्रिमिनल्स एक फेक नंबर बना देते हैं। उस फेक नंबर के माध्यम से क्रिमिनल्स क्या करते हैं, जैसे ही आप उस नंबर पर कॉल करते हैं, सो वो लोग आपके साथ एक बार और चीटिंग कर लेते हैं और उस चीटिंग के माध्यम से आपका पूरा बैंक खाता खाली हो जाता है। सो ये चीज़ें ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अगर आपको लगता है कि एक फ़ोटो या एक वीडियो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो आपको केरला स्टोरी मूवी देखना चाहिए। केरला स्टोरी मूवी की कहानी या उसका कंसेप्ट तो हम सबको पता है कि वो किस बेस को लेकर के है। मैं उस चीज़ को अभी यहाँ डिस्कस ना करते हुए उसका एक और पार्ट आपको बताना चाहता हूँ। उस मूवी में गीतांजलि करके एक लड़की है, गीतांजलि लड़की के नाम से एक लड़की ने रोल प्ले करा है। उस लड़की के साथ हम देखते हैं कि जिस लड़की का रोल अदा शर्मा ने करा है, वो लड़की तो एंड में बच जाती है, जिंदा रहती है, लेकिन एक और लड़की है उसमें गीतांजलि। गीतांजलि के साथ ऐसा होता है कि गीतांजलि से वो लड़का उसके न्यूड फोटोज़ मांगता है। गीतांजलि वो अपने न्यूड फोटोज़ उस लड़के को दे देती है और बाद में जब वो लड़की गीतांजलि उस लड़के की कहीं बात नहीं मानती है तो वो लड़का उन फोटोज़ को वायरल कर देता है और विदिन 5 सेकेंड और 10 सेकेंड, अगर आपने वो मूवी देखी होगी, सो इतने फ़ोन कॉल्स उस लड़की को आना स्टार्ट हो जाते हैं, वो इतना डिप्रेशन में चली जाती है कि उसके पास सुसाइड करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। सो इन द एंड उस लड़की को सुसाइड करना पड़ता है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो कहानी हम कहें कि जो स्टोरी उस मूवी में बताई गई है, उसमें जो मेन रोल प्ले कर रही है लड़की, वो इतना सब कुछ सहन करने के बाद जिंदा तो रहती है, लेकिन मात्र एक फ़ोटो और वीडियो वायरल होने के कारण दूसरी जो लड़की है गीतांजलि, उसको सुसाइड तक कमिट करना पड़ता है, मतलब उसकी लाइफ ही एंड हो जाती है। सो इसलिए ज़रूरी है कि आपकी फ़ोटोज़ या आपके हम रिलेशनशिप की बात करें या आजकल टीनेजर्स में काफ़ी हो गया है, सो नया प्यार जो पनपता है, सो उसमें हम देखते हैं कि बच्चे अपने न्यूड फ़ोटोज़, अपने प्राइवेट फ़ोटोज़ को शेयर करते हैं। वो बहुत रिस्की होता है। बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई प्राइवेट फ़ोटोज़ या अपने न्यूड फ़ोटोज़ को या कोई भी ऐसी इंटीमेट पिक्चर्स को शेयर ना करें, ना ही अपने डिवाइसेस में स्टोर करें, क्योंकि हो सकता है आपका खुद का मोबाइल हैक हो जाए, हो सकता है आपका मोबाइल गुम जाए, हो सकता है आप अपना मोबाइल किसी को सुधारने के लिए दें और वहाँ से आपका डाटा लीक हो जाए। सो कई सारी चीज़ें जिससे डाटा लीक हो सकता है, तो ऐसा डाटा अपने डिवाइसेस में ना रखें तो ही अच्छा है। और अगर अकॉर्डिंग टू लॉ देखें, सो चिल्ड्रन को लेकर पोर्नोग्राफिक का जो कंटेंट है बहुत सीरियस ऑफेंस की कैटेगरी में भी आता है। अगर ऐसा कोई पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर करते हैं या क्रिएट करते हैं, सो बहुत सीरियस ऑफेंस होता है, जिसमें 5 साल और 10 साल तक की सज़ा के प्रावधान भी हैं। सो ध्यान रखें, बहुत आवश्यक है।
और हम बात करें कुछ ऐसे केसेस के बारे में जिसने मुझे मेरी लाइफ में हिट करा या मुझे मेरी लाइफ को इस फील्ड में आने के लिए तैयार करा, या ऐसा कहें कि मैं जिस केसेस के कारण, जिन केसेस को सुन के इस करियर में आगे बढ़ता गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरी लाइफ में बहुत भयानक केसेस की कैटेगरी में आते हैं। हमने टिंडर का नाम सभी ने सुना होगा। टिंडर एक डेटिंग वेबसाइट है जहाँ पर लोग अपनी पसंद के बारे में पोस्ट करते हैं, अपने फ़ोटोज़ पोस्ट करते हैं, और अगर सामने वाले को फ़ोटोज़ और आपकी जो लाइक या डिसलाइक या आपकी जो हॉबीज़ हैं वो पसंद आती है तो वो आपको कनेक्ट होता है। वैसे ही एक लड़की थी, हम सिटी का नाम नहीं ले रहे हैं ना उस लड़की का नाम ले रहे हैं। एक लड़की थी एक छोटे से शहर की। वो छोटे से शहर की लड़की पढ़ने में बहुत स्मार्ट थी और उसने पूरी लाइफ मेहनत करी, काफ़ी अच्छे से पढ़ा और इंडिया के एक बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन लिया, जिसमें एडमिशन लेना हर बच्चे का सपना होता है। ऐसे कॉलेज में पूरे स्टेट में टॉप करने के बाद उस लड़की ने एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद जैसे ही वो कॉलेज गई, वहाँ पर उसने टिंडर एप्लीकेशन और ऐसी एक डेटिंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करा। इंस्टॉल करने के बाद इसे एक बहुत बड़ी सिटी बॉम्बे का कोई लड़का उससे कनेक्ट हुआ। कनेक्ट होने के बाद उन दोनों में बातचीत स्टार्ट हुई, चैटिंग स्टार्ट हुई। फिर दशहरा वैकेशन का टाइम था और वो लड़की अपने होम टाउन जो था, छोटे शहर जो उसका था, उसमें आई और उसने उस लड़के को मैसेज करा कि मैं दशहरा वैकेशन के लिए यहाँ पर आई हूँ। जैसे ही उस लड़के को वो पता पड़ा, सो वो लड़के ने और उससे बात करना स्टार्ट करी। जैसे ही फिर उस लड़के ने बताया कि अब मैं वापस अपने कॉलेज जा रही हूँ दशहरा वैकेशन कंप्लीट करके, सो उस लड़के ने उस लड़की को एक सजेशन दिया कि क्यों ना आप बॉम्बे आ जाओ, हम मिल लेते हैं। सो वो लड़की उस लड़के की बातों में आ गई और वो लड़की उस लड़के से मिलने बॉम्बे चली गई। वहाँ पर वो 2 दिन और 2 रात साथ में रहे। उन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन भी बने। अब इस दौरान जैसे ही वो लड़की अपने कॉलेज आती है, सो उसकी बॉडी पे अलग अलग टाइप के मार्क्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी पूरी बॉडी पेन करना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही वो लड़की डॉक्टर के पास कंसल्ट करती है, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाती है, सो वो लोग उसकी जांच करते हैं और उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसके बाद उस लड़की को बिठाकर उससे पूछते हैं कि मैडम आप ये बताएं कि कुछ 15 दिन में या 1 महीने में आपके साथ या आपकी बॉडी के साथ आपने ऐसा कुछ खाया हो या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो जो पहले आपके साथ कभी नहीं हुआ। सो उन्होंने बताया कि मैं एक लड़के से मिली थी टिंडर पे और वहाँ से मैं कनेक्ट हुई, बॉम्बे गई, हम लोग फिजिकल रिलेशन बने। उसने पूरी स्टोरी बताई। सो जो डॉक्टर ने आंसर करा, आप लोग शॉक हो जाएंगे उसको सुन के। डॉक्टर ने जो बीमारी उस लड़के को, जो अलग अलग स्पॉट उसकी बॉडी पे हो रहे थे, जो पूरी बॉडी उसकी पेन कर रही थी, उस बीमारी के बारे में बताया। सो डॉक्टर ने उस लड़की को बताया कि मैडम जो बीमारी आपको हो रही है वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने से होती है जो व्यक्ति डेड बॉडीज़ के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है। सो इट मीन्स जो बंदा या जो लड़का वहाँ बॉम्बे में था, वो लड़का डेड बॉडीज़ के साथ रिलेशन बनाता था, देन आफ्टर फिर इस लड़की के साथ रिलेशन बनाता था। सो ऐसे में बहुत ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है कि आप किससे सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, किस व्यक्ति से ऐसे प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं। वो लड़की ने बाद में सुसाइड कमिट करने का ट्राई करा, फिर उसे बचाया गया और बाद में उस लड़के के खिलाफ FIR हुई और उस लड़के को ट्रेस किया गया। सो वो लड़का पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट का क्लर्क निकला, जहाँ पर डेड बॉडीज़ आती हैं पोस्टमार्टम होने के लिए। सो उन डेड बॉडीज़ के साथ वो फिजिकल रिलेशन बनाता था। देन आफ्टर फिर वो ऐसे लड़कियों को टारगेट करता था और जब वो डाटा इकट्ठा किया गया, सो ऐसी कई और लड़कियों के साथ वो ऐसे क्राइम्स को कर चुका था। सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लोग अक्सर ऐसे क्राइम्स को रिपोर्ट तक नहीं करते, ऐसे क्राइम्स को बताते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इसमें हमारी बदनामी होगी। सो इसी कारण से क्रिमिनल्स को बढ़ावा मिलता है और वो ऐसे क्राइम्स और करते चले जाते हैं। एक केस और आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एक 62 ईयर ओल्ड लेडी जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, उस लेडी के साथ क्या हुआ, उस लेडी को फेसबुक पर एक रैंडम लड़के का मैसेज आया और वो अपने आप को फॉरेन कंट्रीज़ में किसी कंट्री में रहने वाला व्यक्ति बताता है। वो लड़की से कनेक्ट होता है, बातचीत स्टार्ट होती है। लड़की से क्या, लेडी 62 ईयर ओल्ड जो लेडी है उससे कनेक्ट होता है, बातचीत स्टार्ट होती है। बातचीत स्टार्ट होने के बाद वो लड़का बताता है और कि मैं ऐसा काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ये जॉब करता हूँ, आदि सारी चीज़ें। वो लेडी जो है उस लड़के की बातों में आके चली जाती है। फिर उसके बाद वो लड़का कुछ गिफ्ट भी उस लेडी को भेजता है और इंडिया में जो रह रही लेडी उसको फ़ॉरेन से गिफ्ट भेजता है। उसके बाद क्या होता है, एक दिन वो लड़का उस लेडी को मैसेज करता है कि क्यों ना हम लोग शादी कर लें और मैं आपकी फैमिली से बात करने आता हूँ और फिर हम शादी कर लेंगे। सो वो लेडी जो है वो तैयार हो जाती है। 62 ईयर ओल्ड जो लेडी होती है वो उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, उस बात को मान लेती है। उसके बाद क्या होता है, 4-5 दिन बाद उसे एक कॉल आता है और वो कॉल पे व्यक्ति बताता है कि मैं दिल्ली के कस्टम ऑफिस से बोल रहा हूँ, दिल्ली एयरपोर्ट से, और एक व्यक्ति आए हुए हैं और ये व्यक्ति बता रहे हैं कि वो इंडिया में आपसे मिलने आए हैं और लेकिन वो व्यक्ति जो हैं वो बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आए हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, काफ़ी सारी चीज़ें लेके आए हैं और ज्वेलरी लेके आए हैं, लेकिन उसकी कस्टम ड्यूटी उन्होंने पे नहीं करी है।
सो वो लेडी कहती है हाँ वो मुझसे ही मिलने आए हैं और मैं उन्हें जानती हूँ। सो वो आदमी कहता है कि मैडम इन्होंने कस्टम ड्यूटी पे नहीं करी है और अगर इन्होंने कस्टम ड्यूटी इसकी पे नहीं की गई सो इन्हें हमें जेल भेजना होगा। सो लेडी उस ऑफिसर के बातों में, जो एक फेक ऑफिसर होता है, उसकी बातों में आ जाती है और बात में आने के बाद उसको 35 लाख रुपीज़ समथिंग कस्टम ड्यूटी जो मांगता है वो पे कर देती है। उसके बाद इस अमाउंट को अरेंज करने में उसे 2 से 3 दिन का समय लगता है। जैसे ही वो अमाउंट अरेंज करके पे करती है और उन ऑफिसर को कॉल करती है कि सर मैंने वो आपके बताए हुए अकाउंट में वो अमाउंट पे कर दिया है 35 लाख रुपीज़। सो वो ऑफिसर कहते हैं कि मैडम आपके जो व्यक्ति थे उन्हें तो हमने जेल में डाल दिया है, चूँकि 24 घंटे से ज़्यादा हम उन्हें रख नहीं सकते थे। सो आपको अब 22 लाख रुपीज़ और पे करना होंगे, जब भी हम उन्हें छोड़ पाएंगे। सो उनके बाद उनके जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं जब कर पाएंगे, सो वो लेडी अपना मकान सेल करके वो भी पे कर देती है और ऐसे समथिंग वो लेडी 67 या 57 समथिंग कुछ लाख रुपीज़ पे कर देती है। और जैसे ही वो पूरा अमाउंट पे करती है 22 लाख रुपीज़ का बाद का, उसके बाद वो सारे नंबर और वो अकाउंट जो है फेसबुक का वो बंद हो जाता है और उस लेडी को पता चलता है कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। सो वहाँ पर ये बहुत जानना ज़रूरी है कि एक तो 62 ईयर ओल्ड लेडी है वो, और वो लेडी हमारे ऐसे बातों में उलझ गई है, या हम कहें कि जो हमारे जो ओल्ड एज पीपल होते हैं या हमारे मदर फादर भी जो होते हैं वो मोबाइल से चलाना या इंटरनेट चलाना हमसे सीखते हैं। और ऐसे में क्या होता है, जो क्रिमिनल्स होते हैं वो उस मासूमियत का या हम कहें उस इनोसेंस का फ़ायदा उठा लेते हैं और उसका फ़ायदा उठा के लोगों के साथ चीट करते हैं। सो ऐसे में जब हमारे पेरेंट्स की बारी आती है या हमारे ओल्ड एज लोगों की बारी आती है, सो ये हम लोगों की जवाबदारी हो जाती है कि वो अगर इंटरनेट या मोबाइल पे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, सो उस इंटरनेट या मोबाइल की एक्टिविटी अगर उन्हें नहीं आता है, सो आप लोग उनकी हेल्प करें और प्रॉपर गाइड करें, नहीं तो ऐसे फ्रॉड्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब अगर हम कुछ बात करें कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में कि ऐसे क्या क्या प्रिवेंशन रखना चाहिए जिसके माध्यम से हमारे साथ फ्रॉड ना हो, सो उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे कि कभी भी अपना OTP या पिन किसी को भी शेयर ना करें, कभी भी किसी पेमेंट को रिसीव करने के लिए QR कोड को स्कैन ना करें। हमेशा QR कोड को स्कैन पेमेंट करने के लिए किया जाता है, हमेशा OTP को शेयर पेमेंट करने के लिए किया जाता है, ना कि पेमेंट रिसीव करने के लिए। और अपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आपके फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की सेटिंग्स वहाँ पर अवेलेबल होती है, जिसके माध्यम से आप अपने अकाउंट को 2 वे के माध्यम से सिक्योर कर देते हैं। आप पासवर्ड और पिन के माध्यम से तो अपने अकाउंट को सिक्योर रखते ही हैं, उसके साथ साथ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करके आप अपने अकाउंट को और सिक्योर कर सकते हैं, जिससे कोई थर्ड व्यक्ति आपके अकाउंट को एक्सेस ना कर पाए। इसी के साथ बहुत ध्यान रखें, स्ट्रेंजर्स लोगों से ऑनलाइन कनेक्ट होने से पहले, कभी भी स्ट्रेंजर्स लोगों से ऑनलाइन कनेक्ट होने के पहले उनका मोटिव जान लें कि वो आपसे क्यों कनेक्ट होना चाह रहे हैं, क्योंकि फेक आईडी बनाना बहुत ईजी टास्क होता है, कोई भी बना सकता है। थर्ड थिंग, कभी भी किसी भी OLX या किसी भी वेबसाइट पे अगर आप ऐसा कोई एक्टिविटी करते हैं या अपनी कोई प्रोडक्ट रीसेल करने के लिए डालते हैं, सो हमेशा ट्राई करें कि पेमेंट जो है वो आप रिसीव करें प्रोडक्ट को देने के बाद या उसी एट ए टाइम। कभी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स पे इमीडिएट स्ट्रेंजर व्यक्ति के ऊपर भरोसा ना करें। इसी के साथ ध्यान रखें कि कभी भी कोई भी वेबसाइट अगर आप सर्च कर रहे हैं या कोई भी बैंकिंग की ट्रांजेक्शन आपको करना है, तो हमेशा ऑफिशियल बैंक की वेबसाइट से करें। किसी भी मेल पर आई हुई लिंक को माध्यम से क्लिक करके आप कोई भी एक्टिविटी ना करें। इसी के साथ बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है शॉपिंग को लेकर के। हम देख रहे हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें कई बार एड्स दिखती हैं, उन एडवर्टाइजमेंट में एक हम कहें आईफोन जो 1.5 लाख रुपए की कीमत का है, वो आपको 45,000, 30,000 या 20,000 की रेट में भी दिख जाता है, और उस लालच में आकर कई बार लोग पे कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि उनके साथ फ्रॉड हो गया है। सो ऐसे में जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करें तो ऑफिशियल वेबसाइट से ही करें, ऑफिशियल जो कस्टमर्स जो ऑनलाइन सेलिंग की वेबसाइट हैं उन पर ही परचेसिंग करें। इसी के साथ ध्यान रखें, कभी भी किसी सस्पिशियस लिंक को क्लिक ना करें, क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि आजकल जो क्रिमिनल्स हैं वो भी बहुत एडवांस हो गए हैं। वो लोग आपको उन्हें पता है कि आम व्यक्ति OTP या पिन शेयर नहीं करेगा, सो वो लिंक के माध्यम से आपके मोबाइल में इंटर करना स्टार्ट करते हैं। सो वो आपको लिंक भेजते हैं जिसमें लिखा रहता है कि क्या ये आपकी ही फ़ोटो है, तो आप एक क्यूरियोसिटी के माध्यम से आपको ऐसा लगता है कि शायद मेरी फ़ोटो इन्होंने भेजी है और आप उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं। अब अगर स्ट्रेंजर व्यक्ति आपको वो भेज रहा है तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, हो सकता है वो लिंक आपके मोबाइल को हैक करने के लिए भेजी गई हो। तो ऐसे किसी भी सस्पिशियस लिंक पर क्लिक ना करें, और ना ही कोई ऐसा, कई बार ऐसा होता है कि एक गलती से आपको कह दिया जाता है, एक मार्केट में एक चीज़ अभी और ट्रेंडिंग में है कि आपके अकाउंट में हो सकता है 10,000 रुपये आ जाएँ या कोई अमाउंट आ जाए। जैसे ही आप वो अमाउंट आए, आपको एक कॉल आ जाता है कि सर गलती से मेरा पैसा आपके अकाउंट में आ गया है, आप ये पैसा एक काम करिए कोई थर्ड अकाउंट में डाल दीजिए, किसी तीसरे व्यक्ति को डाल दीजिए।
तो उसमें ऐसा होता है कि वो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसने गलती से मेरे खाते में पैसा डाल दिया है, क्यों ना उसके कहे अनुसार मैं तीसरे व्यक्ति को डाल दूँ। लेकिन इसमें क्रिमिनल्स क्या करते हैं, कोई फ्रॉड करा हुआ पैसा, किसी व्यक्ति के साथ चीट करा हुआ पैसा आपके अकाउंट में डलवाते हैं, फिर आपसे वो पैसा किसी थर्ड अकाउंट में डलवा लेते हैं और खुद उस ट्रांजेक्शन से बच जाते हैं। सो एंड द एंड जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि वो फ्रॉड करा हुआ पैसा आपके खाते में आया था और आपने किसी थर्ड व्यक्ति के खाते में डाला है। सो आप उस ट्रैप का हिस्सा बन जाते हैं। सो वहाँ पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक है।